मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्यगत विशेषताओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभों में सम्मिलित किए जाते हैं। छायावाद के प्रमुख रचनाकार होने के साथ साथ आप प्रगतिवाद के पुरोधा कवि स्वीकृत किए गए हैं, क्योंकि प्रगतिवादी रचनाओं का एक विशिष्ट यथार्थवादी आधार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं से प्रारंभ होता है। आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्य की विशेषताओं के बारे में। उनकी कविताओं का जो रचना संसार है, उनकी रचनाओं का संसार किन विशेषताओं से युक्त है, इसके बारे में आज हम परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं छायावादी प्रभाव से भी रची गई हैं और उन पर प्रगतिवादी प्रभाव भी दिखाई देता है। पहले हम उनकी कविता में जो छायावादी विशेषताएं नजर आती हैं, उन पर बात करते हैं। और सबसे पहले बताना चाहूंगी कि उनकी कविताएं व्यक्तिकता से युक्त है। वैयक्तिकता अर्थात उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुखों का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। छायावादी कवि प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से अपनी कविताओं में व्यक्तिगत जीवन के सुख दुखों का चित्रण करते रहे हैं। और जयशंकर प्रसाद ने आंसू में अपने मन की वेदना को अभिव्यक्ति दी। महादेवी वर्मा का संपूर्ण गीति काव्य व्यक्तिगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से निराला की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिसमें हमें लगता है कि वे अपने जीवन की बात कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन का चित्रण कर रहे हैं। विशेष करके बहुत ही अधिक प्रसिद्ध कविता है, एक लंबी कविता है सरोज स्मृति, जिसमें अपनी पुत्री सरोज के निधन पर वे संवेदनात्मक बातें कहते हैं और अपने संपूर्ण जीवन को अभिव्यक्ति दे देते हैं। इसी प्रकार की एक और लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, जिसमें राम के माध्यम से शायद निराला का व्यक्तिगत जीवन ही अभिव्यक्ति पाता है। जिसमें निराला एक जगह लिखते हैं राम के संदर्भ में, राम सोचते हैं धिक जीवन पाता ही आया जो विरोध, धिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यानी कि राम अपने जीवन को धिक्कारते हैं कि मेरे जीवन में सदैव संघर्ष रहे, कष्ट रहे। यह जो जीवन का धिक्कारना है, जीवन में कष्टों को भोगना है, वह कहीं ना कहीं निराला के जीवन में भी रहा है। इसी प्रकार से हमें दूसरी विशेषता मिलती है निराला की कविता में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। हम जानते हैं कि छायावादी रचनाकार प्रेम और सौंदर्य के जीते हुए कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत सभी ने मानव मात्र के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम और नारी पुरुष के प्रेम और सौंदर्य का चित्रण अपनी कविता में किया है। निराला भी जब प्रेम और सौंदर्य की रचनाएं लिखते हैं, उनका प्रेम लौकिक कम अलौकिक अधिक मिलता है। एक कविता है उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रही है, जूही की कली, जिसमें वे लिखते हैं विजन वन वल्लरी सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में। और जूही की कली के माध्यम से उन्होंने प्रेम का एक अदृश्य संसार खोलकर रख दिया है। इसी प्रकार के अतृप्त प्रेम के चित्रण, इसी प्रकार के अदृश्य प्रेम के चित्रण उनकी कविताओं में हमें जगह जगह पर उपलब्ध होते हैं। तीसरी विशेषता हमें उनकी कविताओं में दिखाई देती है प्रकृति चित्रण की। सभी छायावादी कवि प्रकृति के प्रति प्रेम रखते हैं, प्रकृति के सौंदर्य से परिचित हैं, और निराला भी प्रकृति चित्रण को छोड़ नहीं पाते। उनकी कविताएं प्रकृति के सुंदर सुकुमार चित्रों से भरी हुई हैं। अगर अभी बताई मैंने आपको जूही की कली कविता, जिसमें जूही पुष्प की कली के साथ उन्होंने प्रणय और निवेदन के जो चित्र खींचे हैं, वे अपने आप में अद्भुत हैं। इसी प्रकार से एक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है संध्या सुंदरी, जिसमें वे लिखते हैं दिवसावसान का समय उतर रही मेघमय आसमान से, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। और संध्या का चित्रण मानवीकरण के साथ में करते हुए बहुत ही सुंदर चित्र उन्होंने संध्या रूपी सौंदर्य का इसमें खींचा है। इसी प्रकार से एक उनकी कविता है बादल राग, जिसमें बादलों का और वर्षा का चित्रण करते हैं।
अर्थात निराला एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने प्रकृति के यथार्थ और कल्पना के सम्मिश्रित स्वरूप का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। चाहे वह राम की शक्ति पूजा कविता है, चाहे जूही की कली कविता है, संध्या सौंदर्य कविता है, बादल राग कविता है, सब में यह प्रकृति चित्रण की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की छवियां भी उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति यह मानते हैं कि छायावादी कविता एक प्रकार से पलायन की कविता है। छायावादी कवि कल्पना में जीता है और वह इस वास्तविक जीवन से पलायन करने की सोचता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। छायावादी कविता समाज और संस्कृति को अंतर्निहित करके चलती है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी आदि रचनाओं में हमें इस सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के दर्शन होते हैं। महादेवी वर्मा जब मानवीकृत भावना से युक्त होकर के जब मानवतावादी रचनाएं लिखती हैं, तो हमें यह भावना अनुभूत होती है कि नहीं, संस्कृति जीवंत है छायावादी कविता में, और निराला की कविता में भी यह संस्कृति चेतना हमें मिलेगी। चाहे वह राम की शक्ति पूजा कविता है, या तुलसीदास कविता है, या जागो फिर एक बार कविता है, इसमें उनके संस्कृति प्रेम के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। समाज, संस्कृति, राष्ट्र की आत्मा को वाणी प्रदान करने की क्षमता निराला ने थी, और इसीलिए आज तक वे अमर रचनाकार के रूप में याद किए जाते हैं। नहीं तो जहाँ पर समाज, संस्कृति और राष्ट्र को भुला दिया जाता है, वह लेखन कभी अमर नहीं हो पाता है। इसीलिए जब भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, तब जागो फिर एक बार और बादल राग जैसी कविताओं के माध्यम से निराला भारतीय समाज को, भारतीय जन को यह संदेश देते हैं कि हमें एक बार पुनः जागने की आवश्यकता है। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए सब हारे तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही बार, जागो फिर एक बार, सवेरा होने वाला है और एक बार जाग जाओ। यह सवेरा भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का सवेरा है, जिसका संकेत कवि निराला यहाँ पर कर रहे हैं। इसी प्रकार से कभी वे वीणा वादिनी वरदे शीर्षक से एक कविता लिखते हैं, जिसमें वीणा वादिनी माँ सरस्वती, माँ शारदे की वे उपासना करते हैं और कहते हैं कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत नव भारत में भर दे, कि जो स्वतंत्रता की ध्वनि है उसको इस भारत में तुम भर दो। इस प्रकार से कई जगह पर हमें राष्ट्र प्रेम और संस्कृति प्रेम के दिग्दर्शन निराला की कविता में होते हैं। छायावादी कविता में रहस्यवाद भी दिखाई देता है। महादेवी वर्मा तो संपूर्ण तरीके से रहस्यवादी रचना कवित्री मानी जाती हैं, जिनकी समस्त रचनाएं आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक संबंधों के साथ भरी हुई हैं। सुमित्रा नंदन पंत भी मौन निमंत्रण जैसी कविताओं में इस प्रकृति में रहस्यवादी भावनाओं की अनुभूति करते हैं। इसी प्रकार निराला भी ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी कविता में इस आत्मा और परमात्मा के संबंधों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। विशेष करके उनकी एक कविता है मैं और तुम, जिसमें वे लिखते हैं कि तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। ईश्वर तो हिमालय श्रृंग के समान है और आत्मा उसके साथ में चंचल गति युक्त सुर सरिता के समान प्रवाहित होती रहती है, मस्त होकर के उसके चरणों में लौटती रहती है। और आत्मा और परमात्मा के संबंधों को इस प्रकार से उन्होंने अभिव्यक्ति की है। कभी वे कहते हैं, जा रही मैं मिलन के लिए पार कर सीमा, प्रियतम असीम के पास, और वे इस असीम का चित्रण अपनी कविता में करते हैं। यह उनकी कविता रहस्यवादिता से युक्त है। हमें कहना चाहिए कि निराला ने जो छायावादी समय में रचनाएं लिखी हैं, या छायावादी प्रभाव जो उनकी कविताओं में आया, उसमें वैयक्तिकता, प्रेम और सौंदर्य की भावना, प्रकृति चित्रण, संस्कृति चेतना और रहस्यवाद उनकी कविताओं का मूल स्वर रहा है। छायावादी प्रभाव के साथ साथ वे प्रगतिवाद के विशिष्ट कवियों में भी सम्मिलित किए जाते हैं, और प्रगतिवाद के प्रवर्तक के रूप में हम निराला को याद कर सकते हैं। प्रगतिवादी कविता यथार्थवादी कविता है, छायावादी कविता कल्पनावादी कविता है। एक तरफ कल्पना को के साथ बंधा हुआ कवि जब यथार्थ के जीवन से जुड़ता है, तो उसकी कविता और नए मधुर भावों के साथ में अपने बहुत ही अधिक संवेदना सिक्त होकर के और फिर अभिव्यक्त होती है।
और यही बात हमें निराला की रचनाओं में भी प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रगतिवादी रचनाकार अधिकांशतया कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित रहे और वे साम्यवाद की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि इस समाज में अर्थ के नाम पर शोषण है। आर्थिक व्यवस्था ही समाज को प्रभावित करने वाली व्यवस्था है और अर्थ व्यवस्था के कारण से समाज में दो वर्ग बने हुए हैं। एक वर्ग गरीब है, दूसरा वर्ग निर्धन है। गरीब और अमीर वर्ग के बीच में हमेशा क्रांति और विद्रोह होता है और जो शोषित व्यक्ति है वह सदैव ही विद्रोह करता है और अपना स्थान हासिल करने का प्रयास करता है, अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करता है और इसी क्रम में समाज व्यवस्था बदल जाती है। यह मार्क्स की विचारधारा थी और प्रगतिवादी विचारक और प्रगतिवादी लेखक इसी विचारधारा से प्रभावित होकर के कविताएं लिखते रहे। निराला की कविता में भी ये प्रगतिवादी स्वर दिखाई देता है, जहां पर वे क्रांति एवं विद्रोह के भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। क्रांति और विद्रोह उनकी कविता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आता है। जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में हम जानते हैं कि वे कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन एक परिवर्तन का स्वर गाते हैं, वैसा ही परिवर्तन का स्वर निराला की कविता एक बार बस और नाच तू शाम, इस कविता में हमें नजर आता है। वे लिखते हैं कि एक बार बस और नाच तू श्यामा, एक बार हे काली और नृत्य कर ले। सामान सभी तैयार, कितने ही हैं असुर चाहिए कितने तुमको हार, कि तुमको कितने हार चढ़ाए, कितने नरमुंडों की माला पहनाई जाए। असुर बहुत हैं और इसलिए तुम्हें नृत्य करना है और नर्तन के माध्यम से तुम्हें इन असुरों का संहार करना है। यानी कि वे जागृत कर रहे हैं भारतीय को, वे जागृत कर रहे हैं जनता को कि अभी आवश्यकता है विद्रोह करने की, क्रांति करने की। यही भावना उनकी कुकुरमुक्ता कविता में नजर आती है। कुकुरमुक्ता कविता में जब एक कुकुरमुक्ता गुलाब के साथ बड़े प्रतिकार भाव से कहता है कि खूब पाई तूने खुशबू रंगो आप, पूर्ण चूसा खाद का तूने अशिष्ट। अब यहाँ पर इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियां जो होती हैं, इसका जो प्रारंभिक इस कविता में जैसे ही यह बात कहता है कि तू तो अशिष्ट है, तो इस छंद की पहली पंक्ति इसमें आती है कि अभी सुन भी गुलाब, यानी कि कितना प्रतिकार के भाव से कुकुरमुक्ता गुलाब को कहता है, अभी सुन भी गुलाब खूब पाई तूने खुशबू रंगो आप, कि तूने खूब रंग और आप चमक प्राप्त कर ली है, परंतु खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, कि तू तो ऐसा अशिष्ट व्यक्ति है जो खून का खून चूस रहा था खाद का, डाल पर इतरा रहा है कि और दूसरों का खून चूस करके तुमको डाल पर इतरा रहे हो। यह विद्रोह, यह क्रांति की भावना जो कुकुरमुक्ता में दिखाई देती है, वह जनता की भावना है और उसको निराला इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। जो अव्यवस्थाएं हैं समाज में, जो अन्याय है, जो शोषण है, उसको वे दूर करने की बात कहते हैं। ऐसी ही एक उनकी कविता है गहन है यह अंधकारा, उसमें भी यही बात की गई है कि जो वर्तमान समाज व्यवस्था है, उस वर्तमान समाज व्यवस्था का अंधकार बहुत अधिक चारों तरफ फैला हुआ है और यह अंधकार किसका है? शोषण का अंधकार है, अव्यवस्था का अंधकार है। गहन है यह अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा, कि स्वार्थ के कई सारे अवगुंठन थे, स्वार्थ की कई उलझने थी और उसमें हम उलझ रहे थे और उसके कारण से हमारा शोषण होता रहा और अब इस अंधकार को दूर करने की बात वे अपनी कविता के द्वारा करते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं जागो फिर एक बार, कि एक बार जाग जाओ, क्रांति करो, विद्रोह करो। इसी के साथ प्रगतिवादी रचना का शोषितों के प्रति सहानुभूति भी दिखाते हैं और निराला की कविता में भी हमें शोषितों के प्रति सहानुभूति के दर्शन होते हैं। जैसे कि उनकी एक कविता है भिक्षु, जो कि भिखारी को लेकर के लिखी गई है। भिखारी के जीवन की जो त्रासदी होती है उसको व्यक्त करने के लिए बहुत ही यथार्थ रचना है, जिसमें वे लिखते हैं कि वह आता, भिखारी जब आता है उस दृश्य को वे बता रहे हैं कि भिखारी अथवा एक भिक्षुक की स्थिति कितनी दयनीय होती है। वह आता दो टूट कलेजे के करता, वह हृदय के दो टुकड़े कर देता है, यानी कि दो टुकड़े करना मतलब बहुत अधिक संवेदनशील कर देता है, हृदय को बहुत अधिक मर्माहत कर देता है। वह दो टूट कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता और अपने जीवन को लेकर के
पछताता हुआ रास्ते पर चलता रहता है। कोई व्यक्ति स्वयं के जीवन को लेकर के पछता रहा है, उससे अधिक दूसरी बातें कोई महत्वपूर्ण नहीं हो सकती हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर ही एक चल रहा लहुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक गलेचे के करता, पछताता पथ पर जाता। भिक्षु की यह जो रचना है वह हमें लगती है कि एक भिखारी के जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाली रचना है। इसी प्रकार से एक और उनकी निराला की रचना है तोड़ती पत्थर रचना, जिसमें कि वे बता रहे होते हैं वह तोड़ती पत्थर। एक मजदूर इनका चित्रण करते हैं इलाहाबाद के पथ पर, यानी कि इलाहाबाद के रास्ते पर एक महिला है, एक मजदूरिन है जो कि पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, और उसका पूरा एक रेखाचित्र, एक पूरा स्केच जो निराला के द्वारा बनाया गया है इस कविता में, वह बहुत ही अधिक मर्मस्पर्शी है, जिसको कि हमें देखना चाहिए। इसी प्रकार की उनकी कुछ कविताएं हैं, जैसे कि विधवा कविता है, कुकुरमुक्ता कविता है, जिसमें भी उन्होंने शोषितों के प्रति सहानुभूति का चित्रण अपनी कविता में किया है। निराला की कविता में एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई देती है कि वे यथार्थ का चित्रण करते हैं। निराला की समस्त कविताएं, चाहे वह भिक्षु कविता है, चाहे वह तोड़ती पत्थर कविता है, हमें उसमें यथार्थ अंतर्निहित मिलता है। सरस्वती कविता में तो यथार्थ का इतना अधिक चित्रण है कि अर्थव्यवस्था जो हमारी है देश की, एक रचनाकार, एक कलाकार किस प्रकार से आर्थिक तंत्र से परेशान रहता है और उसकी कलाएं आहत होती हैं, उसको बहुत ही सुंदरता के साथ में सरस्वती कविता में अभिव्यक्ति दी गई है। निराला की कविता में साम्यवाद का गुणगान भी मिलता है, क्योंकि सभी प्रगतिवादी कवि साम्यवाद को एक श्रेष्ठ साधन शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकृत करते हैं, और इसी कारण से निराला भी साम्यवाद का गुणगान अपनी कविताओं में करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हमें लगता है कि वे बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि साम्यवाद इतना उदार, फिर पिता संग जनता की सेवा का व्रत में लेता उमंग, कि मैंने पिता के साथ में जनता की सेवा का व्रत लिया, करता प्रचार और मैं प्रचार करता रहा। मंच पर खड़ा हो साम्यवाद कितना उदार, कि मंच पर खड़े होकर के मैं साम्यवाद कितना उदार है उसकी प्रशंसा करता रहता था। और यह उनकी वंदेला शीर्षक से कोई रचना है जिसमें कि उन्होंने यह पंक्ति लिखी है, क्योंकि जितने भी प्रगतिवादी रचनाकार हैं वे आर्थिक विषमता के विरोध में लिखते हैं, पूंजीपतियों के विरोध में लिखते हैं, शोषकों का विरोध में लिखते हैं, और साम्यवादी व्यवस्था आर्थिक विषमता को समाप्त करने की बात करते हैं, पूंजीपति और शोषकों का विरोध करने की बात करते हैं, और इसीलिए प्रगतिवादी रचनाकार साम्यवाद का गुणगान करते हुए पाए जाते हैं। अब आते हैं हम निराला की शैलीगत विशेषताओं, यानी कि उनके भाषा पक्ष और अभिव्यंजना शिल्प से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर थोड़ी सी बात और चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे कि वे सरल और परिष्कृत व्यावहारिक भाषा के प्रयोग को महत्व देते हैं। निराला की कविता में हमें जो भाषा मिलेगी, यद्यपि वह बहुत ही अधिक परिष्कृत है, बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही प्रांजल है, लेकिन उसमें सरलता है, सरलता भी है, प्रौढ़ता भी है, सशक्तता भी है और ओजस्विता भी है। जब वे कविता लिखते हैं राम की शक्ति पूजा, उस समय उनकी भाषा इसी प्रकार से एक ओजता और प्रौढ़ता से युक्त हो जाती है। जैसे कि वे लिखते हैं प्रतिपल परिवर्तित व्यूह शत्रु भेद कौशल समूह, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहार, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तार। और इस प्रकार से सामासिक भाषा, संस्कृतिष्ठ भाषा, संस्कृत की समासांत पदावली उनकी कविता की भाषा बन जाती है। दूसरी तरफ जहां पर वे प्रेम, सौंदर्य, नारी, प्रकृति, रहस्यात्मक चित्रण करते हैं, तो उस समय उनकी कविता बहुत ही माधुर्यता से युक्त हो जाती है। जैसे कि संध्या सुंदरी कविता की भाषा है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, यानी कि बिल्कुल व्यावहारिकता के साथ में। जहां पर आवश्यकता थी समासांत पदावली की, वहां पर वे सामासिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जहां पर आवश्यकता थी कोमल संगीत,
तत्व से युक्त, बहुत ही उदारता से युक्त भावों की, वहां पर वे उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी भी जीवन के व्यावहारिक पक्ष का उद्घाटन करते हैं तो बिल्कुल सहज भाषा में लिखते हैं, जैसे कि भिक्षुक कविता की भाषा है, वह आता लोटूट कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता। तो यह बिल्कुल साधारण बोलचाल की भाषा में लिखी गई पंक्ति है। इसी प्रकार से जब वे आर्थिक विषमता की बात करते हैं, जब वे विद्रोह और क्रांति की बात करते हैं, जैसा कि उन्होंने कुकुरमुत्ता कविता में इस प्रकार की भावना का प्रयोग किया है, तो तब वे स्पष्ट कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अबे और बे दोनों का जो संबंध बनता है, कविता में जो पदबंध बनता है, वह बहुत ही गहरी भावाभिव्यंजना करता है। एक बहुत ही घृणा का भाव इस पंक्ति से अभिव्यक्त होता है जब वे अबे सुन बे गुलाब कहते हैं। यह एक ग्रामीण भाषा का साधारण बोलचाल का शब्द है और बहुत ही अधिक तिरस्कृत और घृणा के भाव से कुकुरमुत्ता गुलाब को पुकारता है। भूल मत घर पाई खुशबू रंगो आप, अगर तूने खुशबू पाई है, रंग पाया है, आप यानी कि चमक पाई है, तो तू इसको भूल मत कि वास्तविकता तेरी कैसी है। खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, कि तू तो ऐसा अशिष्ट व्यक्ति है कि खाद का खून चूसता है, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, और तू तो कैपिटलिस्ट है, एक पूंजीवादी सभ्यता का प्रतीक है जो कि डाल पर इतरा करके घमंड कर रहा है, पर इसमें तेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वह दूसरों के शोषण द्वारा अर्जित है। अब देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति में अबे और बे शब्दों का प्रयोग, दूसरी तरफ खुशबू, रंग और आप शब्द का प्रयोग जो कि उर्दू के शब्द हैं। इसी प्रकार से कैपिटलिस्ट जो कि अंग्रेजी का शब्द है, शब्दों का ऐसा पदबंध निराला तैयार करते हैं इस कविता के माध्यम से, जिसमें कि हमें बिल्कुल व्यावहारिकता नजर आती है। जहां पर जो शब्द अभिव्यंजना के लिए उपयुक्त था उसका प्रयोग उन्होंने अपनी कविता में कर दिया है। इसी तरीके से हमें इनकी शैली में नाद सौंदर्य या संगीत तत्व की प्रधानता भी मिलती है। जब हम उनकी कविता को पढ़ते हैं तो चाहे तुकांत शब्दावली का प्रयोग है, कहीं पर अधुकांत शब्दावली का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक आंतरिक लय उनकी कविता में बनती रहती है। और कहीं अनुप्रासिकता का प्रयोग करते हुए भी उन्होंने आंतरिक लय का निर्वाह किया है। जैसे कि उनकी कविता है, धसता दलदल, हंसता है नद खलखल, बहता कहता कुलकुल कलकल, झूम झूम मृदु गरज गरज घुमघुम, राग अमर अंबर में फल। अनुप्रासिकता और तुकांत शब्दावली के माध्यम से वे कविता में माधुर्य और संगीत का की अभिव्यक्ति कर देते हैं, माधुर्य और संगीत को संयोजित कर देते हैं। एक और विशेषता उनकी कविता की भाषा में हमें नजर आएगी और वह है चित्रात्मकता। जब हम कविता को पढ़ते हैं तो अलंकारों का प्रयोग करते हुए, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए एक ऐसा चित्रबिंब हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर देते हैं कि हमें लगता है कि वह कार्य हमारे सामने हो रहा है। जैसे कि संध्या सुंदरी कविता को हम देख सकते हैं, जिसमें वे लिखते हैं, दिवसावसान का समय, दिवस के अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रहे हैं और बादलों से भरे हुए आकाश से धीरे धीरे उतर रहे हैं, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। जैसे कि हम कविता की पंक्तियां उच्चरित करते हैं, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो लगता है जैसे कि कोई एक बहुत सुंदर सी परी के समान स्त्री है जो कि धीरे धीरे सीढ़ियों से क्रमशः आकाश मार्ग से हमारे पास में नीचे धरती पर विचरण करने के लिए आ रही है। एक बिल्कुल ही चित्रबिंब हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है और यह निराला की कविता की विशेषता है। वैसे ही हम अगर तोड़ती पत्थर कविता को देखें, जिसमें वे लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर देखा उसे मैंने, तो लगता है कि कोई मजदूरी है जिसके बिल्कुल चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही हैं और पसीने से उसके जो बालों की लटे हैं वे उसके चेहरे से चिपक गई हैं और ऐसी हार्ड मास की पुतले के रूप में एक मजदूरी हमारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाती है। अगर हम भिक्षुक कविता की बात करें तो वहां पर भी पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, लगता है कि एक बिल्कुल ही क्रश का एक बिल्कुल ही कमजोर व्यक्ति है जो कि हमारे सामने चल करके आ रहा है, चल रहा लकुटिया के एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। और यह निराला की कविता की भाषा और
की शक्ति है, निराला की कविता के शिल्प का सौंदर्य है। लक्षणा और प्रतीक का प्रयोग करना ये भी उनकी कविता में हमें नजर आता है। जैसे कि वे लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहती जाती साथ तुम्हारे स्मृतियां कितनी, कि तुम्हारे साथ न जाने कितनी यादें बहती जा रही हैं। दग्ध चिता के कितने हाहाकार, और दग्ध चिता के हाहाकार के साथ इस समस्त संसार की जो संघर्ष की चेतना है वह हमें वहां पर ज्वलित होती हुई नजर आती है। ऐसे कई लाक्षणिक प्रयोग, प्रतीकात्मक प्रयोग उनकी कविता में देखने को मिलेंगे। जैसे कि संध्या सुंदरी, संध्या को एक सुंदरी के रूप में निरूपित करना है, या कुकुर मुक्ता उनके लिए श्रमिक, कृषक और शोषित वर्ग का प्रतिनिधि है। और उसी प्रकार से जो गुलाब है, कुकुर मुक्ता कविता का, वह शोषक और पूंजीपतियों के प्रतीक के रूप में अभिव्यक्ति पा रहा है। तो ऐसे कई लक्षणात्मक शब्द, कई सारे प्रतीकात्मक प्रयोग उनकी कविता में हमें दृष्टिगोचर होते रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि उन्होंने रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा जैसे अलंकारों का बहुत ही कुशलता के साथ में प्रयोग किया है। जैसे संध्या सुंदरी कविता, वह उतर रही है मेघमय आसमान से, संध्या सुंदरी परी थी धीरे धीरे। एक ही पदबंध में हमें उपमा, मानवीकरण और रूपक अलंकार की छटा नजर आती है। अनुप्रासिकता तो साथ में समन्वित है ही। इसके साथ ही जब वे लिखते हैं कि एक विधवा स्त्री का चित्रण करते हुए, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, तो उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए विधवा की पवित्रता की व्यंजना हो जाती है। इसी प्रकार से जब वे लिखते हैं कि एक बादल को लेकर के कि झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में निज रोल। तो अनुप्रासिकता के साथ साथ विप्सा और धन्यर्थ मूलक अलंकार यहाँ पर अभिव्यक्ति पाते हैं। इसी प्रकार से जब वे लिखते हैं स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जोतन रह गया है, रेत के समान शरीर बह गया, कैसा रूपक बनाया है इन्होंने, कैसा एक उदाहरण देते हैं। रेत जो तन रह गया, रेत के समान बिल्कुल खाली और रिक्त जीवन, बहुत सूखा सा और निरस सा जीवन हमारा रह गया है। तो जहाँ पर प्रेम जैसे भावों का झरना बह जाता है, उसके बाद में जीवन में बहुत अधिक निरसता छा जाती है, जिसको कि वे अलंकार के माध्यम से समझा रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है निराला की कविता की मुक्त छंदों का प्रयोग। हम निराला के परिचय में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि निराला मुक्त छंद का प्रयोग करना चाहते थे। उन्होंने कविता के लिए लिखा भी है कि जिस प्रकार से मनुष्य की मुक्ति होती है कर्म से, उसी प्रकार कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, और वह मुक्ति छंद से होगी। जो परंपरागत छंद थे उनका प्रयोग छायावादी कवियों ने बंद कर दिया, और इसका प्रवर्तन, इसके प्रारंभ करने वाले रचनाकार निराला ही कहे जाने चाहिए, जिन्होंने अपना एक व्यक्तिगत छंद बनाया। जैसे कि राम की शक्ति पूजा में उन्होंने जिस बंधन का पालन किया, वह शक्ति छंद अथवा निराला छंद के नाम से प्रस्तुत हुआ है। उनकी कोई भी कविता पढ़ेंगे, हमें उसमें एक आंतरिक लय, एक आंतरिक अनुशासन नजर आता है, लेकिन जो पारंपरिक छंद थे वे हमें नजर नहीं आते हैं। और इस कारण से मुक्त छंद का प्रारंभ छायावादी कविता में होता है, और उसका प्रवर्तन निराला के माध्यम से किया गया। हम देख रहे हैं कि निराला का जो साहित्य है वह बहुत ही अधिक विशेषताओं से युक्त रहा, जिसमें छायावादी कविता का प्रभाव है, जिसमें प्रगतिवादी सौंदर्य हमें नजर आता है, प्रगतिवादी यथार्थवाद नजर आता है, और साथ में उनकी भाषा शैली भी एक विशिष्टता से युक्त रही है। इससे निराला छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही समय के एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में हमारे सामने है, और हम उनकी कविताओं का रसास्वादन करते रहेंगे। आगे हम अगली कक्षा में उनकी कविताओं से रूबरू होते हैं। धन्यवाद।